Safa, please begin with the recitation. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrin min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Now I will be sharing the screen with you, okay? And okay, wait. अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी जो मैंने अपलोड की हुई है? Dear students, have you seen the video related to agriculture that is uploaded in our YouTube channel? Miss, that livestock farming one. Yes, the livestock farming one. I will recommend कि जिसने अभी तक नहीं देखी है वो एक दफा देख लें, ठीक है? ओके अच्छा जी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस आई गेस बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइवस्टॉक फार्मिंग, ठीक है? टाइप्स ऑफ लाइवस्टॉक फार्मिंग में जो सबसे पहला हमारा टाइप है वो है नोमैडिक फार्मिंग, ठीक है? नोमैड्स आपको पता है कि किसे कहते हैं नोमैड्स? हु इज गोइंग टू टेल मी? There's the people who shift from one place to another in search of food and water. Okay, very good, शाबाश। अब नोमैडिक लाइवस्टॉक फार्मिंग क्या है? ये थोड़ी सी जो है बिल्कुल द वर्ड नोमैड से ही रिलेटेड है, ठीक है? फ्रीक्वेंट सीजनल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। Whereas nomads जो हैं वो इंसान होते हैं जो कि मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। बस रिप्लेसमेंट है यहाँ पे लाइवस्टॉक से, ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स में, जिसमें आपको पता है कौन कौन से लाइवस्टॉक शामिल हो जाएंगे जो कि मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जिसमें शीप शामिल हैं, गोट्स शामिल हैं, कैमल्स शामिल हैं, ठीक है? और ये कौन से एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है? ये प्रैक्टिस की जाती है थर एंड हरान डेजर्ट में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग की तरफ जो कि ट्रांस ह्यूमंस, जिसको हम सेमी नोमैडिक भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस? हमने ऑलरेडी अपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था रिगार्डिंग टोपोग्राफी। उसमें हमने ये चीज स्टडी की थी कि जो एनिमल्स हैं वो विंटर में जो है वो लोअर लैंड की तरफ आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है? और समर सीजन में दे यूज्ड टू गो हाई अप इन द माउंटेन्स। और इसके हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे, अगर आप लोग को याद हो कि जब ट्रांस ह्यूमन से मूवमेंट होती है एनिमल्स की तो बहुत जो है उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। वो कौन से प्रॉब्लम्स थे, कौन बताएगा मुझे? रिमेम्बर? किसी को याद नहीं है? अजान याद है आपको? अच्छा, अजान मेरे ख्याल से आए थे और आके वो चले गए, शायद नेटवर्क का इशू है इनके यहाँ। चले मैं आपको बताती हूँ, ये इशू था कि जब एनिमल्स यूज्ड टू गो फ्रॉम हाई लैंड टू लोअर लैंड, एक तो उनकी अडेप्टेबिलिटी का मसला था कि वो अडेप्ट कैसे करेंगे न्यू एनवायरनमेंट से, ठीक है? एक तो ये इशू आ जाता है। दूसरा ये कि जब आप न्यू जगह पे जाते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट, उससे आप कुछ पॉइंट्स इंटर रिलेटेड भी हैं कि आप कह सकते हैं कि एक तो आदी नहीं होते वो उस न्यू एनवायरनमेंट के, और दूसरी बात ये कि वहां से उनको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस भी लग सकते हैं जिसके ड्रॉबैक्स हम आगे पढ़ेंगे कि उससे फिर हमें क्या नुकसान हो सकता है। अगर उनको कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लग जाए या कुछ हो जाए तो फिर उससे हमें क्या मसला हो सकता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है? ये हमने सेकेंड जो है टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग पढ़ ली है। अब थर्ड टाइप पे आते हैं जिसको कहते हैं सेटल्ड, या फिर आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स परमानेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है? परमानेंट एज द वर्ड सेज इटसेल्फ, परमानेंट का क्या मतलब होता है कि उनकी एज सच मूवमेंट नहीं है, सही है? फ्रॉम वन
डोमेन टू अनदर डोमेन, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। इसमें भी डिफरेंट जो है वो एनिमल्स शामिल है, जिसमें गोट शीप जाती है अमूमन विलेजेस ऑफ पंजाब एंड सिंध। क्लियर है? Am I clear, everyone? Yes. Okay. Is my voice clear to everyone? Miss. Yes, miss. Okay. ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग एज अ सिस्टम। मैंने आपको ये बात बताई थी कि सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है एक तरीके से एक वो मैकेनिज्म है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों चीजें शामिल होती है। जिस तरह एक कंप्यूटर एक सिस्टम होता है, उसके अपने इनपुट्स होते हैं, अपने आउटपुट्स होते हैं, अपना एक पूरा एक प्रोसेस होता है, सिस्टम है, और उसके भी कुछ अपने इनपुट्स हैं, कुछ अपने प्रोसेसेस हैं और कुछ अपने आउटपुट्स हैं। अजान, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस मिस। ठीक है। व्हाट अबाउट आयशा? मिस मुझे भी आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब इनपुट्स में जो चीजें आपकी शामिल हैं वो नेचुरल ग्रेजिंग फील्ड्स। ग्रेजिंग क्या है, याद है किसी को? व्हाट इज मेंट बाय ग्रेजिंग? जल्दी से बताइए, ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। यस अजहान? आयशा? आयशा इशफाक? चले मार्क्स से एसोसिएट कर देते हैं। जो भी इसका आंसर देगा उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब कौन बता रहा है मुझे? Miss, हम्म if I'm not wrong, it's like feeding the cattle grass and taking them for high. ओके, टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट कि एनिमल्स को एक ऐसे फील्ड में ले जाना क्रॉप्स या तो मौजूद हो, यहाँ पे ग्रासेस मौजूद हो, जिसको जो है जो एक तरीके से फूड के तौर पे जो है एक्ट करे फॉर द एनिमल। दे कैन गो देयर, दे कैन हैव फूड, दे कैन निबल द ग्रासेस लाइक द शीप एक्सेट्रा। आपको पता है ना। और ओवर ग्रेजिंग इनकी जो है इरोजन कॉज हो जाता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। जब एनिमल्स बहुत ज्यादा ग्रेज करते हैं किसी भी जो है फील्ड को, तो वहां पे जाहिर है फिर ग्रास नहीं रहेंगे, यहाँ पे कोई प्लांट नहीं रहेगा, तो सॉइल को सब भूल गए हैं, कोई रिवाइज नहीं कर रहा पुराना लेक्चर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स और लेक्स। ठीक है, ये भी जरूरी है। इनपुट्स में वो तमाम चीजें आती हैं जो हमें चाहिए इस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लाइफ स्टॉक सिस्टम को एक पूरा एक स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, ओपन लैंड भी चाहिए हमें। जाहिर है एनिमल को हम जेल में तो नहीं रखेंगे ना, स्टे ओके एंड लिव देयर ओन लाइफ। फैमिली लेबर भी रिक्वायर्ड है जो कि इनको लुक आफ्टर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आप लोग को याद हो, अगर मैंने स्कूल में ही हमारा टॉपिक कवर हो गया था, कैश क्रॉप फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो है ये चीज भी आ जाएगी लाइफ स्टॉक की भी, के जो है जो घर के ही लोग हैं वो लाइफ स्टॉक की को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एनिमल शेड। एनिमल शेड क्या है? द शेल्टर फॉर एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद फॉडर रूम्स, यानी वो रूम्स जहाँ पे उनका जो फूड है वो स्टोर किया जाए। ठीक है, प्रोसेस्ड फॉडर, जाहिर सी बात है एनिमल्स को अगर हमें लेट्स से के फॉर कमर्शियल पर्पस यूज करना है, ठीक है, तो हम उनके खाने का, उनके फूड का रिफाइंड क्वालिटी का हो, रिफाइंड हो और फिनिश्ड हो थोड़ा प्रोडक्ट, ताकि वो उसको आसानी से खा सके। ठीक है, और वो बेटर उनकी जो अपनी क्वालिटी है या अपनी हेल्थ है वो अफेक्ट ना हो पुअर क्वालिटी ऑफ फॉडर की वजह से। ओके, देन हमें अगर हम लेट से कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं या मॉडर्नाइज टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं, और स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए होगा, हर लेबर वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, देन वेटेरिनरी फैसिलिटीज, ये क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, अब जाहिर है अगर किसी एनिमल की हेल्थ अफेक्ट हो गई है तो कौन होगा जिसको लुक आफ्टर करेगा? सही है, तो इस चीज का भी होना, इस पॉइंट का भी होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली मिल्किंग, बट फॉर अदर पर्पस एज वेल। मशीन्स जो है, आपको पता है मशीन्स का एक जनरल अपना रोल होता है कि एफिशिएंट होता है, कम टाइम में ज्यादा काम कर देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपके जो है आपका जो एक पूरा प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है और बहुत बेहतर तरीके से होता है विद लेस वेस्ट। अब प्रोसेसेस में आपकी कौन-कौन सी चीजें शामिल हो गई? प्रोसेसेस में आपकी शामिल हो गई फीडिंग, मिल्किंग, क्लीनिंग,
सेलिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग, ये एंड शेयरिंग, इन सबको मुझे जो है इन सब के मीनिंग मुझे बताने की आई थिंक कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट वन, फीडिंग। क्या मुझे फीडिंग की मीनिंग बताने की जरूरत है? आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट। ओके गुड। देन मिल्किंग, you already know the meaning of milking, like जो एनिमल्स हैं उससे हमें बहुत से आउटपुट हासिल होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि हम लोग हमारे घर में जो अगर कोई कुछ टेट्रा पैक मिल्क यूज करते हैं, सही है, कुछ जो है फ्रेश मिल्क यूज करते हैं, जो फ्रेश मिल्क है वो कहाँ से आ रहा है? देन क्लीनिंग, जाहिर है अगर हमें एनिमल्स के हाइजीन को मेंटेन रखना है, देन वी नीड टू कीप दिस पॉइंट वेरी क्लियर कि हमें उस जगह को साफ क्लीन रखना है। देन सेलिंग, फॉर एग्जांपल हमें उसको मार्केट में लेके जाना है उस एनिमल को, तो हम उसको सेल, ये भी एक पूरा प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे जब बकरा ईद आती है तो क्या हो रहा होता है? सेल एंड परचेज ही हो रहा था ना। और इसमें आप ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से इंक्लूडेड होते हैं। जो मैंने पहले आप लोग को डिजीज वाली बात की थी, तो जब आप जो है खास बॉयज को ये बात पता होगी कि जब वो खरीदने जाते हैं अपने क्या कहते हैं गाय या फिर बकरे खरीदने जा रहे हैं, तो फिर ये चीज को बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी रखते हैं कि वो जानवर बीमार ना हो। ऐसा होता है? Yes, teacher. अच्छा, क्यों होता है? उसकी वजह क्या होती है कि अगर हम उसको कंज्यूम करें तो कहीं हमारी हेल्थ ना इफेक्ट हो जाए, या हम जाहिर है वो जो हमारे पास जानवर स्लॉटर होता है इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनकी भी हेल्थ ना मुतासर हो जाए, इस चीज को हम लोग मद्देनजर रखते हैं। होता है ना ऐसा? तो अगर हम डिजीज एनिमल खरीदेंगे तो खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि वो कुर्बानी से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाए, सही है। तो लोग जो है ये इस चीज की खरीदारी करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं जानवरों की। तो ये भी एक सेलिंग एंड बाइंग भी एक पूरा एक प्रोसेस है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है। रेफ्रिजरेटिंग भी एक, ठीक है, तो उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि आप जो उसमें से मीट हासिल कर रहे हैं उसको कहाँ स्टोर करेंगे। मीट तो ज्यादा आवर्स के लिए हवा में नहीं रह सकता, ओपन एयर में। एक टाइम आएगा कि वो उसमें से स्मेल आने लगेगी, सो इट रिक्वायर्स इट टू बी स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस, ठीक है। तो कूल स्टोरेज एरियाज भी होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है शेयरिंग। क्या है? सिंपली जो शीप्स के जो क्या कहेंगे, जो बाल होते हैं ना, उसको जो रिमूव किया जाता है, कट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसको कहते हैं। अब आउटपुट में जो हमारे पास चीज आ जाती है लाइव स्टॉक फार्मिंग की, उसमें आपके मिल्क शामिल है, मीट शामिल है, वूल शामिल है, एग्स शामिल है और हाइड्स शामिल है। हाइड्स किसे कहते हैं? स्किन को, जी, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गया कि ये सिस्टम क्यों है? Yes, teacher. Yes. अब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, अरहम आर यू इन क्लास O1? अरहम? Yes. जी बेटा, आप कौन सी क्लास में? 7 में है ना। तो आप O1 और O2 क्लास के मीटिंग को आपने मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लिया गलती से। Okay. आपकी तो कोई और क्लास हो रही होगी ना इस वक्त, जी ठीक है? जी ठीक है। Kindly join your sorry, you need to join your class, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। ये बहुत ही ज्यादा अहम टॉपिक है क्योंकि इसके रिलेटेड 6 मार्क क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुके हैं और कंपैरिजन भी आ चुका है क्रॉप फार्मिंग का भी और लाइव स्टॉक फार्मिंग का भी, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है आपका कि इट कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम, सही है। जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो इसको जूम कर सकते हैं, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि इसको और भी थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को क्लियर नजर आए, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम। इसका क्या मतलब है कि आप आपके जो लाइव स्टॉक है वो डोमेस्टिक लेवल में भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम फॉर पीपल एंड इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब एक जो है डोमेस्टिकली यानी मुल्क के अंदर ही लाइव स्टॉक की खरीदो फरोख्त होगी तो एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो जिससे ऑल टुगेदर सभी को जो है वो फायदा पहुंचेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, आप लेदर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब एक्सपोर्ट होते हैं तो ये हमें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? आपको बात पता है कि जब एक्सपोर्ट करने से हमें जो पैसे मिलते हैं उस पैसे को रेवेन्यू वर्ड्स आर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सही है। मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? No, miss. ओके गुड। थर्ड पॉइंट, रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री।
सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज है ना, हमने ये चैप्टर इंडस्ट्री का थोड़ा सा ब्रीफली क्लास 7 में अगर आपको याद हो मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़े थे। तो इससे काफी अदर इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट मिलता है लाइफ स्टॉक फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, तो जो मिल्क आउटपुट हमें मिल रहा है वो कौन सी इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा। सही है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जो हाइड्स हमें हासिल हो रहा है, यानी जो स्किन हमें हासिल हो रहा है, वो हमें कहाँ पे बेनिफिट देगा? लेदर इंडस्ट्री। सही है। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, वूल एंड वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन्होंने एग्जाम्पल इन टैनिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। अब अनदर पॉइंट फुलफिल्स डोमेस्टिक नीड ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ये तो बात बहुत ऑब्वियस है कि हमारे जो न्यूट्रिशियस फूड है लाइक मीट एंड मिल्क जो कि पाकिस्तान में, ये एक जो है हमारी जो नीड है वो लाइफ स्टॉक के ही जरिए फुलफिल हो रही है। सही। एज अ रिजल्ट क्योंकि हमारे डोमेस्टिकली नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं लाइफ स्टॉक के थ्रू, तो हमें फिर जो है किसी और कंट्री से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, लाइफ स्टॉक को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। हो सकता है मशीन्स को करना पड़ा हो, लेकिन लाइफ स्टॉक को नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ही वो नीड जो है वो फुलफिल हो रही है। अच्छा, अब ये एज अ सोर्स ऑफ पावर भी है, यूज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे आपको पता है, टू पुल द प्लाउ, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्लोइंग इज द प्रोसेस, आपको पता है ना, एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ द सोइल बिफोर सीडलिंग एक्टिविटी। तो उस चीज के लिए भी जो है वो ये जो है ड्राफ्ट पावर यूज किया जाता है। थ्रेशिंग के लिए भी यूज किया जाता है टू सेपरेट द मेन क्रॉप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स। थ्रेशिंग अगर प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब मैं एग्रीकल्चर का चैप्टर स्टार्ट करी थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्रॉप फार्मिंग जब हम पढ़े थे कि थ्रेशिंग वो प्रोसेस है कि जिसमें जो है जो आपका मेन क्रॉप होता है वो आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। तो करते हैं। एक और पॉइंट सोर्स ऑफ पावर इसलिए है कि ये हेल्प करता है टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स। सही है। अगर आपको याद हो कि मैंने इसकी एग्जांपल आप लोगों को दी थी, ये भी क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं। अभी इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि पर्शियन व्हील, ठीक है, इसमें कौन से जो है वो पावर यूज हो रही है, ड्राफ्ट पावर यूज हो रही है एनिमल। उसके बाद टू पुल कार्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू टाउन एंड मार्केट, ठीक है। कार्ट्स को पुल करने के लिए, ये तो बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है, आप लोग देख भी रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द, तो और विलेजेस में खास तौर पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। टाउन्स में इतना यूज नहीं होता, लेकिन जो विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब फार्मर्स इसकी ब्रीडिंग करेंगे, इसको नर्चर करेंगे, तो वो इसको सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे तो फिर अल्टीमेटली उनको उससे फायदा ही पहुंचेगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा उनके लिए। सही है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. एवरीवन? ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ फार्मिंग पे, ठीक है। वो कौन से इश्यूज हैं जो कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग से एसोसिएटेड है। अब देखें, अगर लेट्स से कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क का, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप क्रॉप फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं या फिर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपने कंप्लीट इवैल्यूएशन करना होता है 6 मार्क क्वेश्चन, ये बात बताई थी। और आपने अपने एंड से इवैल्यूएशन इस तरीके से करना होता है कि आपने देखना होता है कि भाई जो क्रॉप फार्मिंग है उसके बेनिफिट ज्यादा है या लाइफ स्टॉक फार्मिंग के बेनिफिट ज्यादा है। जिसके बेनिफिट ज्यादा होंगे उसको सपोर्ट करेंगे आप, और जिसके बेनिफिट्स कम होंगे या प्रॉब्लम ज्यादा होंगी उसके आप अगेंस्ट होंगे, ठीक है। तो उस 6 मार्क क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये जो सब टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों का याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अनफॉर्चुनेटली फ्यू हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल फॉर टू ट्रीट एनिमल्स, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स यानी जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज एनिमल्स की वो इतनी ज्यादा मयारी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन के लिए इतनी मयारी नहीं है, तो एनिमल्स तो बाद में आते हैं ना हम लोग सबके, हालांकि एनिमल्स शुड आल्सो बी द टॉप प्रायोरिटी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इशू आप लोगों को पता है। जो सेकंड है लैक ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, सो वीक एनिमल्स ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स ही हमारे पास इतने नहीं है, तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे ग्रास को निबल करने के लिए या फूड को या अपने फॉडर को कंज्यूम करने के लिए। थर्ड पॉइंट, हाई प्राइसेस ऑफ प्रोसेस्ड फूड, सो डिफिकल्ट फॉर पुअर फार्मर्स टू अफोर्ड। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमें पता है कि जब फार्मर्स जो है वो खुद लाइफ स्टॉक्स की क्या कहते हैं रेयरिंग कर रहे होते हैं या उनको नर्चर कर रहे होते हैं, तो
या उनकी अपब्रिंगिंग तो खैर यहाँ पे यूज नहीं होगा, यानी उनको नर्चर कर रहे होते हैं या उनकी जो है उनका ख्याल रख रहे होते हैं ताकि वो उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकें। तो अल्टीमेटली उन तमाम चीजों के लिए उनको पैसे भी चाहिए, सही। लेकिन अगर उनके पास उनको वो इनपुट्स भी चाहिए तो प्रोसेस फूड हासिल करने के लिए, फॉडर हासिल करने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई प्राइसेस की वजह से वो उस चीज को अफोर्ड पुअर फार्मर्स नहीं कर पाते। देन अनदर पॉइंट, इनएफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम ऑफ मिल्क, सो यूजुअली सेल मिल्क टू द मिडलमैन ऑन लो प्राइस। अब मैं यहाँ पे टेट्रा पैक की बात नहीं कर रही, सही। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो हमारे घरों में फ्रेश मिल्क आता है, ठीक है। तो फ्रेश मिल्क हमेशा जो है वो मिडलमैन के ही थ्रू आता है ना हमारे घर में। एक मिडल मैन होता है जो कि इस चीज को जो है हमारे घर तक पहुंचाता है। तो इसके एक बहुत ही ज्यादा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने ओन किया है कि भाई फ्रेश मिल्क का ये सिस्टम है और इस तरीके से आप लोगों के घरों में पहुंचेगा, ठीक है। और कुछ हद तक कुछ लोगों के जहनों में इसके हवाले से डाउट्स भी आते हैं कि भाई जो फ्रेश मिल्क है क्या ये हाइजीनिकली हमारे लिए सूटेबल है, यानी पानी भी ऐड हुआ होता है उसमें एट टाइम्स, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये हम फेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, then another point, inadequate storage facilities like refrigerating due to lack of electricity and due to poverty। अब देखिए स्टोरेज जो फैसिलिटी है उसके लिए हमें रेफ्रिजरेटर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास लेट्स से कि रेफ्रिजरेटर्स हैं तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारे रेफ्रिजरेटर्स कैसे काम करेंगे? क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है उसके हवाले से? तो ये एक हमारे लिए एक हिंड्रेंस हो जाता है इस प्रोसेस में। देन प्रिमिटिव ब्रीडिंग मेथड्स, सो लो क्वालिटी एनिमल्स, हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली पुराने मेथड्स पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जो फार्मर्स होते हैं वो रिलक्टेंट टू चेंज होते हैं, यानी वो चेंज होना नहीं चाहते। उनका ये होता है मानना कि भाई हम अपने जो हमारे पुराने जो तरीकेकार है ना, हम उसी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं और हम उसी के थ्रू अपने जो फार्मिंग के पूरे प्रोसेसेस हैं उसको कैरी ऑन करेंगे। अनदर पॉइंट, अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ फार्म्स, ये भी एक ड्रॉबैक है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अच्छा, किसी की तरफ से बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए सब। वैसे तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन आई गेस किसी ने अभी ज्वाइन किया है और खुद को अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू। देन अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ फार्म्स, ठीक है। एक मिनट, अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ फार्म जो है ये आप ऑलरेडी इसको फर्स्ट पॉइंट, ये इसी का एक्सटेंशन है इस पॉइंट का कि अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगे फार्म्स में तो ऑब्वियसली इलिटरेट फार्मर्स, अब इलिटरेट फार्मर्स हैं उनके पास अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न टेक्निक्स है उससे जो है नॉट